लेट्स माइक न्यूज एट 7। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में लाल कृष्ण आडवाणी और उनके आगे नीचे नरेंद्र मोदी बैठे हैं। इस तस्वीर को उन्होंने बहुत प्रभावशाली बताया और लिखा कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता किस तरह नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। दिग्विजय सिंह ने इसे संगठन की शक्ति बताया और अंत में लिखा, जय सिया राम। अब इस पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस का और पीएम मोदी की नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी बैठक में कह दिया। संगठन को मजबूत करना या उसकी तारीफ करना क्या बुरी बात है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमने बांग्लादेश के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है और एक उचित ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। मनरेगा का पूरा प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। उन्होंने नए वीबीजी रामजी कानून को गरीबों पर हमला बताते हुए पार्टी के देशव्यापी अभियान का समर्थन किया। बैठक में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी फोकस रहा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के होसूर में ईशा फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाषाई एकता पर जोर देते हुए कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। मैं भी एक भाषा सीखने की कोशिश करूंगा। चौहान ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव की मौजूदगी में ये बात कही और दक्षिण भारत की संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं की सराहना की। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत करने के लिए भाषा सीखने को महत्वपूर्ण बताया। उत्तर प्रदेश में पुलिस मंथन सम्मेलन में महिलाओं की सुरक्षा, बाल संरक्षण और मानव तस्करी जैसे प्रमुख मुद्दों पर फोकस रहा। वरिष्ठ अधिकारियों ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में बड़ी उपलब्धियों और मौजूदा चुनौतियों पर प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मिशन शक्ति केंद्रों, जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक विवाद समाधान क्लिनिक और बलात्कार मामलों में प्रभावी कानून प्रवर्तन पर चर्चा हुई। लिंग आधारित अपराधों, सामाजिक विघटन और पारिवारिक झगड़ों के समाधान पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र के मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन्स में यात्रियों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने कहा कि अगर हम ज्यादा लोकल ट्रेनें कुशलता से और समय पर चलाना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए हम कई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ताकि ज्यादा ट्रेनें चलाने की क्षमता बढ़े। एक बड़ा प्रोजेक्ट छठी लाइन का है। इसका अंतिम चरण 20 दिसंबर से शुरू हुआ और 30 दिन तक चलेगा, जो 18 जनवरी को पूरा होगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की दिसंबर शुरुआत में हुई हजारों उड़ानों की रद्दी और देरी की जांच करने वाली 4 सदस्यों की समिति ने अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप दी है। ये संकट मुख्य रूप से नए पायलट ड्यूटी और रेस्ट नियमों को ठीक से लागू नहीं कर पाने की वजह से आया था, जिससे रोज 170 से 200 उड़ानें रद्द हुई और लाखों यात्री परेशान हुए। एक हफ्ते में 4000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो गईं। समिति की रिपोर्ट गोपनीय है और इसके नतीजे अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। रिपोर्ट की कॉपी नागरिक उड्डयन मंत्री और सचिव को भी भेजी गई है। अब इसके आधार पर इंडिगो पर कार्रवाई हो सकती है। केंद्र सरकार अगले साल से सरकारी बैंकों के विलय की प्रक्रिया तेज करेगी ताकि 4 से 5 बड़े वैश्विक स्तर के बैंक बनाए जा सकें। इससे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मजबूत हो सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद रिजर्व बैंक और बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। देश में फिलहाल 12 सरकारी बैंक हैं, लेकिन सिर्फ एसबीआई ही ग्लोबल टॉप 50 में जगह बना पाया है। पहले चरणों में 2019-20 में बड़े विलय हो चुके हैं, जिससे बैंक संख्या 27 से घटकर 12 हुई। अब नए विलय से बड़े बैंक बनेंगे जो 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को गति देंगे। इसी बीच सरकारी बैंकों का शुद्ध मुनाफा इस साल रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो अगले साल 2 लाख करोड़ पार कर सकता है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे